बच्चों ये जो सवाल है ये प्रश्न संग्रह 1.3 के प्रश्न 2 का छठा सवाल है, जिसमें युगपत समीकरण को क्रैमर की पद्धति से हल करना है। यहाँ पर बच्चों आपको दो समीकरण दिए जाते हैं और आपको क्रैमर विधि से हल करने के लिए आपको पता होगा पहले समीकरण की तुलना आपको a1x + b1y = c1 से करनी होती है और दूसरे समीकरण की तुलना किससे करनी होती है, a2x + b2y = c2 से करनी होती है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं पहले समीकरण को, जिसकी तुलना हमें इससे करनी है, यानी a1x + b1y = c1 से करनी है। यहाँ पर देखिए a1 का मान क्या है, a1 का मान चरांक x के बगल वाली संख्या यानी 2 है। b1 का मान जो है ये y के बगल में जो संख्या मौजूद है वो है, और c1 का मान बराबर के दूसरी तरफ एक संख्या नज़र आ रही है वो है। तो देखिए a1 का मान 2 है, b1 का मान 3 है और c1 का मान 2 है। इसी तरह से समीकरण 2 की तुलना हमें किससे करनी है, a2x + b2y = c2 से करनी है, जहाँ पर a2 का जो मान आपको मिलेगा वो x के बगल में जो संख्या मौजूद है, यहाँ पर x के बगल में कौन सी संख्या है, 1 मौजूद है, इसीलिए हमें 1 लेना है। a2 का मान देख सकते हैं 1 लिखा हुआ है। अब b2 का मान क्या है बच्चों, b2 का मान y के बगल में जो संख्या मौजूद है यानी ऋण 1/2, y के बगल में जो संख्या मौजूद है गुणज के तौर पर वो है ऋण 1/2, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर ऋण y/2। y के बगल में अगर गुणांक हम देखें तो 1 होता है और हर में नीचे 2 दिखाई दे रहा है, इसीलिए b2 के लिए यहाँ पर मान होगा ऋण 1/2 और c2 की बात करें तो c2 के लिए मान होगा 1/2। ठीक है, अब आपको सेम तरीके से जैसे कि आपने पहले किया है निश्चयकों का मान ज्ञात करने के लिए d, dx और dy ये 3 फॉर्मूलेज होते हैं। d का फॉर्मूला होता है a1 a2 b1 b2, dx का फॉर्मूला होता है c1 c2 b1 b2 और dy का फॉर्मूला होता है a1 a2 c1 c2। हमें क्या करना है, इधर केवल मान रखना है, फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले में हमें क्या रखना है, मान रखना है। फॉर्मूले में मान कहाँ से रखना है बच्चों, अभी जो आपने a1 a2 और b1 b2 निकाला है यही मान आपको फॉर्मूले में रखना है। जैसे कि a1 और a2 का मान क्या आया, 2 और 1 आया है, b1 और b2 का मान आया है 3 और ऋण 1/2 आया है, तो वो रखा गया। 2 का गुणा ऋण 1/2 के साथ होगा, 3 का गुणा 1 के साथ होगा, तो देखिए 2 का गुणा ऋण 1/2 के साथ, 3 का गुणा 1 के साथ, और दोनों ही गुणनफलों का क्या लेना होगा, अंतर। जब हम ये गुणा करेंगे तो 2 1 = 2 इस तरह से कट जाएगा, जिससे हमारे पास आएगा ऋण 1 और यहाँ पर ऋण 3 हमें मिलेगा। तो देखिए ऋण 3, तो ऋण 1 और ऋण 3 कितना होता है बच्चों, ऋण 4 होता है। तो इस तरह से हो गया d का मान ऋण 4। अब हमें वैसे ही dx निकालना है। dx में आप देखिए c1 c2 b1 b2 है, तो c1 c2 का मान आपको यहाँ से देखना है जो कि है 2 और 1/2, और b1 b2 का मान जो है 3 और ऋण 1/2। तो देखिए 2 1/2 3 ऋण 1/2 ये यहाँ पर रखा हुआ है फॉर्मूले में। अब हमें क्या करना है, इसे हल करना है। हल कैसे करेंगे, तिर्यक गुणा करके, यानी 2 का गुणा ऋण 1/2 के साथ और 3 का गुणा 1/2 के साथ इस तरह से गुणा किया, और दोनों गुणनफलों का क्या लेना है, अंतर लेना है। जब 2 का गुणा ऋण 1/2 के साथ होगा तो यहाँ पर भी 2 1 = 2 इस तरह से कट जाएगा, और देखिए हमें ऋण 1 बच रहा है यहाँ पर, इसलिए ऋण 1 लिखा है, और यहाँ पे ऋण 3 1 = 3 होता है, तो 3 1 = 3/2, इसलिए आपको यहाँ क्या दिख रहा है, ऋण 3/2। अब ऋण 1 और ऋण 3/2 ऋण 5/2 कैसे आया ये नहीं पता है, तो मैं आपको यहाँ पर अभी समझा देती हूँ कि ये कैसे आया है। ऋण 1 इसका गुणा 2 के साथ होना है, और फिर उसके बाद माइनस है -3 इसका गुणा 1 के साथ होना है। ये 1 कहाँ से आया बच्चों, ऋण 1 के नीचे हर के रूप में यदि कोई संख्या आपको ना दिख रही हो तो आपको उसे 1 कंसिडर करना है। तो ऋण 1 × 2 ऋण 3 × 1 इस तरह से हुआ। अब दोनों गुणनफल के नीचे हर क्या बनेगा बच्चों, 1 और 2 का गुणा होगा, नीचे दोनों हरों का गुणा, यानी 1 × 2।
ध्यान है ना ये समीकरण कैसे हल होता है। तो ऋण 1/2 जो है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ऋण 2, और ऋण 3 गुणे 1 का जब आप हल करोगे तो ऋण 3 मिलेगा बट्टे 2 मिलेगा, और फाइनली आपके पास आएगा ऋण 5/2। ठीक है, तो इस तरह से ये हल होता है। इसके बाद ऐसे ही हमें dy निकालना है। dy में a1 a2 c1 c2 का मान रखा गया है। तो देखिए a1 a2 और c1 c2 आपको अब क्रॉस में गुणा करना है, यानी 2 का गुणा 1/2 के साथ और इस 2 का गुणा 1 के साथ। तो इस तरह से, और दोनों गुणनफलों के मध्य क्या लेना है, अंतर। ये निश्चय को ऐसे ही हल किया जाता है ना। अब इसके बाद 2 1 कम 2, ये कट जाएगा, आपको यहाँ 1 मिला। ऋण है तो ऋण रखा, और 2 1 कम 2 है तो 2 1 कम 2 रखा। तो 1 ऋण 2 जो है, ये आपको फाइनली आंसर कितना मिलेगा, ऋण 1 इतना मिलेगा। ठीक है, अब जब आपके पास dx आ गया है, dy आ गया है और d आ गया है, अब x का और y का मान निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है dx/d, और y के लिए है dy/d। अब यहाँ पर x के मान में हम dx/d रखेंगे और y के मान के लिए dy/d रखेंगे। dx हमारे पास आया है ऋण 5/2 और d आया है ऋण 4। वैसे ही dy हमारे पास आया है ऋण 1 और d आया है ऋण 4। y का मान निकालना तो बहुत आसान है बच्चों, पहले y समझ लेते हैं। y में क्या है, y में देखिए क्या है, दोनों ही संख्या ऋणात्मक है, यानी ऋण 1 बट्टे ऋण 4। इसीलिए यहाँ पर जो माइनस साइन है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, और आपको आंसर क्या मिलेगा, 1/4 यानी 1/4। अब हमें x के मान की तरफ देखना है, x का मान कैसे निकाला जाए। तो x का मान निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, ऋण 5/2 और ऋण 5/2 बट्टे ऋण 4 जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर इस ऋण 4 का मतलब क्या है, पहले ये देख लीजिए। x के सामने आपको दिखाई दे रहा है ऋण 5/2, फिर बड़ा सा आपको एक डिवीजन दिख रहा है और बटे ऋण 4 दिख रहा है। अगर ऋण 4 का बच्चों हम हर कंसिडर करें तो वो क्या होगा, बटे 1 होगा। ठीक है, इस तरह से दो भिन्न स्वरूपों का भाजन हो रहा है यहाँ पर, ऋण 5/2 भागे ऋण 4/1, इस तरह से भाजन हो रहा है। अगर हम इस भाग प्रक्रिया को गुणे में बदलना चाहते हैं तो इसे गुणे में बदलने के लिए शर्त क्या होगी, ऋण 5/2 गुणे, अगर हम इस भाग की प्रक्रिया को गुणे में बदलना चाहते हैं तो हमें इस हर वाले भिन्न को उल्टा करना चाहिए। उल्टा यानी कि ऋण 4/1 से ये बन जाएगा ऋण 1/4, ये बन जाएगा। इस तरह से बनने के बाद हमें इसे क्या करना होगा, हल। तो ऋण और ऋण यानी माइनस साइन और माइनस साइन, ये दोनों आपस में गुणा होने के बाद क्या हो जाते हैं, धन हो जाते हैं। इसीलिए आपको x का मान देखो धनात्मक मिल रहा है, और 5 और 1 का गुणा क्या होता है, 5 होता है, इसलिए आपको यहाँ 5 मिल रहा है। 4 और 2 का गुणा क्या होता है, 8 होता है, इसीलिए आपको फाइनली आंसर यहाँ दिखाई दे रहा है 5/8। क्या आंसर दिखाई दे रहा है, 5/8, ये आंसर दिख रहा है। इस तरह से दिए गए समीकरणों का हल हमें क्या मिला, 5/8 और क्वामा 1/4, इस तरह से हमें आंसर मिला। तो क्रैमर विधि से हमने सवाल हल कर लिया है। कैसे हल कर लिया है, x और y का मान प्राप्त कर हमने सवाल हल किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल हल होता है।